बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। वो अभी अभी शॉपिंग से वापस आई थी। शॉपिंग बैग सोफे के साथ रखी मेज पर रखे और फ्रेश होने चली गई। वो वापस आई तो दुनिया को बैग्स उलट पुलट करते देखा। अफसाने लब भींच कर रह गई। उसी वक्त दुनिया ने पलट कर अफसाने को देखा और मुस्कुराई। सलाम। सर को कम देकर मुस्कुराते हुए सलाम किया। कैसी हो अफसाने? ठीक हूँ, तुम कैसी हो दुनिया? उसने संजीदगी से पूछा। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, देख लो। बात करती हुए बेड की तरफ बढ़ी। तकिए बेड ग्राउंड के साथ लगाकर रखकर आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर बैठ गई। अफसाने ने एक नजर उसकी हरकत मुलाहिजा की, फिर सर को कम देकर बैग उठाकर कबर्ड में रखने लगी। मेहरदाद ने ऐसा क्या देखा तुम में? वो आंखें सुकड़े जैसे अफसाने को नजरों ही नजरों में स्कैन कर रही थी। शक्ल अच्छी है, लेकिन सिर्फ शक्ल देखकर तो दाद ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा। आखिर क्या है तुम में ऐसा? वही जो सिर्फ तुम में नजर नहीं आया। अफसाने मुस्कुराते हुए दुनिया की तरफ मुड़ी। उसका अंदाज उसे बुरा लगा था। वो खुद को ऐसे डिग्रेड नहीं करने दे सकती थी उसे। तेज जुबान हो तुम, मुझे अच्छी लगी तुम्हारी ये बात। उसने मुस्कुराकर तौसीफी अंदाज में कहा। क्या मैं शुक्रिया बोलूं? अफसाने ने अब्रू अचकाए। नहीं, तुम बस ये बताओ कि यहाँ से कब तक जाने का इरादा है तुम्हारा? अब वो उठकर बैठते जरा सा झुककर बेड के नीचे बना ड्रॉर खोल रही थी। ड्रॉर में से कंबल निकालकर बेड पर रखा, ड्रॉर बंद किया और सीधी हुई। तुम्हें क्यों लगता है मैं यहाँ से चली जाऊंगी? अफसाने दोनों बाजू सीने पर बांधते कबर्ड से टेक लगाकर खड़ी उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। दोनिया अब जूते उतारकर कंबल में घुसते कोहनी के बल नीम दराज हुई। क्योंकि तुम मेहरदाद को पसंद नहीं करती, वो तुम्हें मजबूर करके यहाँ लाया है। जल्द या बदेर तुम उसे छोड़ दोगी तो बेहतर नहीं है अभी छोड़ दो और लौट जाओ अपनी जिंदगी में वापस। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए नहीं है। बात करते हुए तकिए को बाहों में भींचे सोने की तैयारियों में थी। अफसाने को अजीब लगा, अच्छी जबरदस्ती थी। वो इतना मजे से उसके कमरे में उसके बेड पर आकर सो गई थी। इस बात का फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने काम से काम रखो। और मैंने तो सुना था कि तुम बहुत रईस हो। क्या तुम्हारे घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है? वो मेहरदाद के लिहाफ में घुसी हुई थी। अफसाने का होता तो अब तक उसने खींच लिया होना था। तुम इस वक्त सिर्फ एक फैसला करने की पोजीशन में हो, और वो है यहाँ से जाने का फैसला। और हाँ, मेरी बात हुई थी रात से, वो आज देर से आएगा, इसलिए मैं उसका यही इंतजार करूंगी। तो तुम मुझे भी डिस्टर्ब मत करना, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल सर तक ताने करवट बदल गई। अफसाने कुछ देर उसे देखती रही, फिर झटक कर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन उसे हैरत हो रही थी उस लड़की पर। कितनी अजीब हरकत थी। मतलब वो ऐसे कैसे किसी के भी कमरे में सो सकती थी? वो लाउंज में आई तो जैनब के साथ मेहरदाद भी नजर आया। सुबह के बाद वो उसे अब देख रही थी। अफसाने के फ्रेश होकर आने तक वो कमरे से गायब था और अभी शायद ऑफिस से वापस आया था। कोट बाजू पर लटकाए, टाई की नॉट ढीली किए वो वहीं लाउंज पे खड़ा जैनब से बात कर रहा था। अफसाने को देखकर वो उसके पास से गुजरता सीने फलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दोनिया तो कह रही थी वो देर से आएगा। अफसाने ने पुरसोच नजरों से उस ऊपर जाते हुए देखा। आओ अफसाने, मेहरदाद बता रहा था कि उसे उसका सर दर्द कर रहा है, तो आज जल्दी उठाया। चाय का कहकर गया है, तुम सकीना से कहकर चाय बनवा लो। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी ठीक है। दोनिया और मेहरदाद कमरे में ही चाय पियेंगे या हमारे साथ? उस सीढ़ियों को देखा जहां मेहरदाद गायब हुआ था। वो यकीनन कमरे में गया था और वहां दोनिया। उसने दांतों से लब काटे। दोनिया का क्या जिक्र? क्या उसने भी आना था यहाँ? तुम्हें किसने, क्या मेहरदाद ने बताया? उनके सवाल ने साबित किया कि वो दोनिया की वहां मौजूदगी से बेखबर थी। नहीं तो वो तो दोनिया ऊपर कमरे में सो रही है ना, तो इसीलिए मैंने पूछा, शायद वो भी हमें ज्वाइन करे चाय पर। दोनिया ऊपर किस कमरे में सो रही है? तुम्हारे और दाद के कमरे में? उन्होंने हैरत से पूछा। जी, और उसने कहा है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। खैर, मैं सकीना को कह दूं चाय का। वो अपनी बात कहकर किचन की तरफ मुड़ गई। पीछे जैनब को हॉल उठ रहे थे। दोनिया खुद सर थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगी। क्या सोचेगी अफसाने दोनिया और मेहरदाद के बारे में? वो परेशान थी। अफसाने किचन में आ तो गई, लेकिन सारा ध्यान ऊपर कमरे में मौजूद मेहरदाद और दोनिया में अटका हुआ था। वो लड़की कितने मजे से वहां सो गई थी। क्या वो पहले भी उस कमरे में आती रहती थी? बेसाख्ता सी सोच उसके जहन में उभरी, लेकिन उसे सर झटका। जाहिर है वो दोनों कजन थे, बचपन से साथ थे, तो इतनी फ्रैंकनेस तो होती है। सकीना चाय बना रही थी तो वो ट्रॉली सेट करने लगी। 10 मिनट हो गए थे, अभी तक मेहरदाद कमरे से बाहर नहीं आया था। अफसाने की बस हो गई। वो ट्रॉली छोड़कर उठती जीनों की तरफ बढ़ी।
वो कमरे में आया तो सीधा वार्डरोब की तरफ गया, कोट और टाई उतारकर स्टैंड पर फेंकी, बेल्ट खींचकर निकालते अपने कपड़े उठाए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट शॉवर लेकर वो फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो उसे यही था कि अफसाने तो नीचे जैनब के साथ थी और वो इतनी जल्दी ऊपर आने वाली नहीं थी। तौलिए से बालों को रगड़ते वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था जब उसकी नजर बेड पर गठरी की सूरत लिहाफ में लिपटे वजूद पर पड़ी। वो हैरान हुआ, अफसाने अभी तो नीचे थी, अब आकर सो भी गई, कहीं तबीयत तो खराब ना हो। वह अभी सोच रहा था आया कि जाकर उसका हालचाल पूछे या रहने दे, कहीं सुबह की तरह फिर ना उसके बाल खींच ले। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और अफसाने अंदर दाखिल हुई। अफसाने ने अंदर आते ही मेहरदाद का तायराना जायजा लिया। वो ब्लैक ट्राउजर पर बगैर शर्ट के गले में तौलिया डाले शीशे के सामने खड़ा था। फिर उसने बेड की तरफ देखा, दुनिया अभी तक सो रही थी। अफसाने ने गहरी सांस भरी, मतलब वो नहा रहा था इतनी देर से और उसकी अभी दुनिया से बात नहीं हुई थी। कितनी नालायक हो तुम, अपना लिहाफ तक तय नहीं कर सकती। उसने टॉवल गले से निकालकर स्टैंड पर फेंका। गौर से देखो, ये मेरा नहीं तुम्हारा लिहाफ है। वो रुक मोड़कर टीवी स्टैंड की ड्रॉअर खोलकर चीजें उलट पुलट करने लगी। अब कमरे में रुकने का कोई तो बहाना चाहिए था। मेहरदाद ने बॉडी स्प्रे की शीशी उठाकर खुद पर छिड़कते एक नजर अफसाने को देखा, फिर बेड की तरफ। उसे महसूस हुआ कि लिहाफ खाली नहीं था। जरा सा गौर किया तो लिहाफ से बाहर आते स्याह बालों की झलक दिखाई दी। वो लब भींच गया। दोनिया। फिर कुछ सोचकर वो अफसाने की तरफ बढ़ा। अच्छा, तो वो मेरा लिहाफ है, इसीलिए तो उसे तुमने समेटने की जहमत नहीं की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तो उसे तय करके ड्रॉअर में रख कर गया था, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला? वो उसके पीछे जाकर रुका। मैंने नहीं निकाला तुम्हारा लिहाफ, इतना ही मसला है तो जाकर वापस से तय करके रख दो। वो अब दराज में रखी सीडीज को उलट पुलट करके देख रही थी। आजकल के दौर में कौन सीडीज रखता है? ये मेहरदाद बिना मतरूक जमाना चीजें जमा करने का शौकीन था शायद। नहीं, आप क्या तय करना, मैं सोने ही जा रहा हूँ। सुबह तो तुमने सोने नहीं दिया और अभी बहुत शदीद नींद आ रही है। उसने आवाज में थकन पैदा की, एक जमाई भी ली। अफसाने फौरन पीछे मुड़ी, कहीं वो जाकर लिहाफ ही नहीं ना घुस जाए। वो उसके पीछे ही खड़ा था। तुम तो चाय का कहकर आए थे, अब फिर तुम सो जाओगे तो चाय कौन पिएगा? उसे रोकने का और कोई तरीका समझ नहीं आया। चाय बाद में पी लूंगा। अच्छा, तुम क्या ढूंढ रही थी, मैं हेल्प कर दूं? वो 2 कदम आगे आया। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो बात करते हुए अटकी, पलट के फिर से सीढ़ी उलट पुलट की। वो 1 कदम मजीद उसके करीब आया। अब उनके दरमियान में फासला ना होने के बराबर था। तुम कौन सी सीढ़ी ढूंढ रही थी? वैसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इंटरेस्ट के मुताबिक हो। अफसाना के कंधे के पीछे से उसने सीढ़ी पर नजर घुमाई। वो उसके बहुत करीब था, इतना कि उसके वजूद से उठती बॉडी स्प्रे की खुशबू और शैम्पू की महक अफसाने को वाज़ेह तौर पर महसूस हुई थी। मेहरदाद ने एक नजर उसके हाथों को देखा। चीजें उलट पुलट करते उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। उसने थोड़ा सा झुककर उसके हाथ से सीढ़ी लेकर ड्रॉअर में फेंकी। वो उसके कंधे के पीछे कान के साथ झुका खड़ा था। तुमने उस औरत को हमारे कमरे में क्यों घुसने दिया? उसकी आवाज सरगोशी की सूरत अफसाने की समातों से टकराई। वो इतना आहिस्ता बोला कि अफसाने बामुश्किल ही सुन पाई। उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हारी ट्यूनिंग करता हूं अभी। सारी जुबान सिर्फ मेरे सामने चलती है तुम्हारी। वो उसके कान में बहुत आहिस्ता आवाज में कह रहा था। मेहरदाद, तुम आ गए, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फिर मुझे नींद आ गई। और जैसा कि दाद का अंदाजा था, फौरन ही दुनिया की आवाज आई। अफसाने ने मुड़ना चाहा, लेकिन मेहरदाद ने उसके हाथ को गिरफ्त में लेते उसे ऐसा करने से बाज रखा। दाद, तुमसे बात कर रही हूँ। आपकी उसने जरा बुलंद आवाज में उसका नाम लिया। वो उसके सामने उस लड़की को अपने हिसार में लिए हुए था। दुनिया का चेहरा रकाबत के एहसास से सुर्ख होने लगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बीवी के साथ हूँ? उठो और इस कमरे से दफा हो जाओ। उसने बगैर उसकी तरफ मुड़े से वहां से जाने का अंदिया दिया। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम अपना रोमांस बाद में कंटिन्यू कर लेना। वो दांत पर दांत जमाकर कहते अपना गुस्सा जब्त कर रही थी। बादशाह, बहुत हो गया, उठो, निकलो इधर से, शाबाश। अफसाने का हाथ अपने गिरफ्त से आजाद कराते वो दुनिया की तरफ मुड़ा। मैं नहीं जाऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। वो उसके कंबल में लिपटी बेड पर बैठी ढिठाई से कह रही थी। तुम्हें इंसानों वाली जुबान समझ नहीं आती ना? वो दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उठो यहाँ से। बाजू से पकड़कर खींचकर दुनिया को बेड से उठाया। एक हाथ से दुनिया को खींचते दूसरे हाथ से कंबल उठाया। अफसाने, दरवाजा खोलो। अफसाने ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसे अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। दुनिया उसका नाम लेते अपना बाजू से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अनसुनी करता उसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। कंबल उसके कदमों में फेंका। तो माइंदा मुझे इस कमरे के आसपास भी नजर ना हो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा सोच है तुम्हारी।
अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और अफसाने की तरफ आया। तो मुझे ये बताओ, तुमने उसे इस कमरे में आने क्यों दिया? उसके सर पर खड़ा वो उसे बास पुर्स कर रहा था। मुझसे पूछकर थोड़ी ना आई थी वो, और मैं क्या उसे बाजू से पकड़ कर निकाल देती? उसने अपना दिफा किया। तुम भले उसे बालों से पकड़ कर निकाल देती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मेरे बाल खींचने हैं, तुम सिर्फ उसी में माहिर हो। उसने जल के कहा। बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हो, और तुम्हारे बाल तो खींच सकती हूँ, तुम तो मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उसके बाल खींचती तो उसने मुझे फिर भी दीवारों में टकरें देनी थी। मुंह बसूर कर कहा गया। और अगर मैं भी वही करूं, तो मैं बालों से पकड़कर दीवार में मारूं तो? उसने आंखें सुकेड़कर उसकी तरफ देखा। अब वो क्या जवाब देने वाली थी। तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है। गर्दन सीधी करके कहा गया। क्या एतमाद था, मेहरदाद देख कर रह गया। और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? अफसाने ने एक नजर अपने हाथों को देखा। थोड़ी देर पहले वो हाथ मेहरदाद के नरम गरम गिरफ्त में थे। फिर एक नजर टीवी स्टैंड को देखा और नफी में सर हिलाया। बस मुझे पता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। वो इतने यकीन से कह रही थी। मेहरदाद की गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी। वो रुख मोड़ गया। वार्डरोब से शर्ट निकाल कर पहनी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी चाय यहीं ले आओ। वो जाकर बेड पर नींद दराज हुआ, आंखों पर बाजू रखा। वाओ, तुमने अभी धक्के देकर दुनिया को कमरे से बाहर निकाला है, आप मुझे उसके पीछे भेज रहे हो ताकि मैं जाऊं और वो मुझ पर हमला कर दे। वाओ। उसने तारीफी अंदाज में अब्रू अचकाए। वो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें, मेरी गारंटी है। अब जाओ तुम। और अगर कुछ कहा तो? उसने कंफर्म करना चाहा। तो तुम उसके सर में गुलदान मार देना। अब जाओ। उसने तकिया उठाकर मुंह पर रखा। उसको क्यों, तुम्हारे सर में मारूंगी। अफसाने। ओके ओके, जा रही हूं। दोनों हाथ उठाकर कहते वो कमरे से बाहर निकल आई। ना वहां पर दुनिया थी और ना ही उसके कदमों में फेंका गया कंबल। वो सर झटकते जीने उतरने लगी। वो लाउंज में आई तो जैनब और दुनिया एक साथ बैठी थी। दुनिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो भी जवाबन मुस्कुराते हुए सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गई। अभी चाय बनने में देर है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर लॉन में वॉक करना पसंद करोगी? दुनिया ने दोस्ताना अंदाज में उससे पूछा। अफसाने ने एक पल को सोचा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए उठ गई। जरूर, क्यों नहीं। चाय को देर क्यों थी उसे समझ आ गया। उस घर के मुलाजिम दुनिया के इशारों पर चलते थे। वो दोनों बाहर लॉन में निकल आए। मौसम खुशगवार था, लेकिन अफसाने सोच रही थी कि कहीं दुनिया उसे वहां पर लगे आराइशी फाउंटेन के मार्बल पर ना दे मारे। अगर ऐसा हुआ तो बचाव की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तुम सोच रही होगी कहीं मैं तुम पर हमला तो नहीं करने वाली, है ना? दुनिया ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी जैनब आंटी के लगाए नीलोफर आबी कितने प्यारे लग रहे हैं। अफसाने भी गर्दन मोड़कर उसे देखती मुस्कुराई। लेकिन मुझे जैनब खातून के लगाए गए गुलाब बहुत पसंद हैं। उसने गुलाब के पौधों की तरफ इशारा किया। वाकई ये बहुत प्यारे हैं। उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए इंतजार कर रही थी कि जो बात करने के लिए उसे बाहर लाई थी जल्दी से उस टॉपिक पर आए। मैंने दाद से पूछा कि उसने तुमसे शादी क्यों की, क्या उसे तुमसे मोहब्बत है? दुनिया सामने देखते हुए कह रही थी। उसने कहा कि शादी नफरत में की जाती है क्या? इस बात पर अफसाने चलते हुए रुक गई। दुनिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और मुस्कुराई। इस बात से मुझे ये तो पता चल गया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मानेगा नहीं, ये और बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अभी तक तुमसे इजहार मोहब्बत नहीं किया होगा। कैसे करेगा जब उसे खुद को नहीं पता है कि उसे तुमसे मोहब्बत है? वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। और ये सब जानते हुए भी तुमने आज? अफसाने उसे कुछ कहती कि दुनिया ने उसकी बात को बीच में ही काटा। आज मैंने जो भी किया तुम उसे रहने दो। बस इतना जान लो, आज मुझे पता चल गया है कि दाद की जिंदगी में मेरी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वो मेरा दोस्त है और रहेगा, और ये बात वो खुद भी जानता है। और तुम अफसाने, तुम हमारी दोस्ती के बीच नहीं आओगी, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। सिया आंखें से केड़ कर उसे तंबीह की। जैसे मुझे कोई परवाह है। तुम अपने दोस्त को अपने पास रखो बेशक। अफसून ने बेजारी से कहा। तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हें मालूम जो है कि वो तुम्हारे अलावा और कहीं नहीं जाएगा। दुनिया की इस बात पर अफसाने को हैरानी हुई। वो लड़की कैसे इतने दावे से कह रही थी? वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानती ही क्या थी? मैं तुम लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं दाद को जानती हूँ, इसलिए इतने दावे से कह रही हूँ। वो जैसे उसकी सोच पड़ रही थी। अफसाने को हैरत हुई, लेकिन उसने कोशिश करके चेहरा बेतासुर ही रखा। तो अब जब तुम जानती हो तो पीछे क्यों नहीं हट जाती? उसने सीधा सवाल किया। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि वो इतना दीवाना हुआ फिर रहा है?
तुम्हारे पीछे। खूबसूरती की बात करूं तो कितने खूबसूरत चेहरों को उसने दूसरी बार देखा तक नहीं, उनकी हौसला अफजाई तो दूर की बात है। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम भी जानती हो तुम्हारा शौहर कितना अट्रैक्टिव है। तो ऐसे में उसके मुतासरीन लड़कियों की फहरिस्त लंबी है। मुझे हमेशा लगता था कि बात जब लाइफ पार्टनर चुनने की आएगी तो वो मेरा इंतखाब करेगा। हम कजन हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, और क्या चाहिए। लेकिन जब मैंने तुम्हें उसकी बीवी के रूप में देखा तो मुझे शौक लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब सब ठीक है, मैं उसकी शादी तस्लीम कर चुकी हूँ, वो कह रही थी, और अफसाने उसका चेहरा देख रही थी। वो जानती थी वो लड़की सच बोल रही थी। तुम खुद बताओ, क्या मुझ में कोई कमी है? पागलों की तरह चाहती हूँ उसे, फिर भी उसने मेरा इंतखाब नहीं किया। क्यों? उसने तुम्हारा इंतखाब किया। क्यों? वो उसकी आंखों में देख रही थी। सिर्फ मोहब्बत में तो वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता ना। दोनिया, देखो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन इस बात का जवाब मेहरदाद बेहतर दे सकता है। पर तुम इतना जान लो कि वो मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार हुआ था, और उसने बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। वो नरमी से कह रही थी, जब दुनिया खिलखिलाकर हंसी। माफ करना, मुझे हंसी आ गई, लेकिन तुमने बात भी तो ऐसी की है। गलत फहमी और बदला, क्या कह रही हो तुम? या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, या फिर तुम्हें खुद भी नहीं पता। वो हंसने की वजह से आंख के किनारे पर आया पानी साफ कर रही थी। खैर, कोई बात नहीं, चलो हम अंदर चलते हैं, चाय बन गई होगी। अफसाने चुपचाप उसके साथ अंदर आ गई। दुनिया की बातों पर वो सोच में पड़ गई थी। क्या कुछ ऐसा था जो उसे भी नहीं पता था? सकीना मेहरदाद के लिए चाय अलग ट्रे में रख कर ले आई। अफसाने ने ट्रे पर नजर घुमाई। जैनब आंटी ने कहा था कि मेहरदाद को सर में दर्द हो रहा था। उसने सकीना को कहकर सर दर्द की टैबलेट मंगवाई और उसे भी ट्रे में पानी के गिलास के साथ रखा। मैं खुद ले जाती हूँ चाय, आप लोग एंजॉय करें, कहती उसने अपना कप भी ट्रे में रखा। जैनब को समझ आ गई कि वो दुनिया को अवॉइड कर रही थी, वरना वो चाय हमेशा उनके साथ पीती थी, भले से मेहरदाद घर पर होता तब भी। आज अगर वो गई थी तो वजह दुनिया थी। दुनिया उसे तब तक देखती रही जब तक वो सीढ़ियों के धाने से गायब नहीं हो गई। दुनिया, जैनब ने उसके बाजू पर हाथ रखा। क्या देख रही हो? वो चली गई है। क्या कह रही हैं आप? उसने चौंक कर उन्हें देखा, गोया उसने बात उनकी सुनी ही नहीं थी। दोनिया बच्चे, मैं कह रही थी कि वो चली गई है, उस तरफ देखना बंद करो, उन्होंने नरमी से कहा। वो सर इस बात में हिलाते चाय की तरफ मुतवज्जे हो गई। कुछ देर बाद वो अपने गाड़ी में सवार घर से बाहर निकलती दिखाई थी। उसने गाड़ी की रफ्तार कम की और विंडो की तरफ गर्दन मोड़कर ऊपर मेहरदाद के कमरे की खिड़की को देखा। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर गाल पर गिरा। उसे समझ आ गई थी कि मेहरदाद ने उस लड़की का इंतखाब क्यों किया था। आह मेहरदाद रजा, आह, तुम उस दिन सच कह रहे थे, और बिल आखिर तुम्हारी तलाश खत्म हुई। वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी भगाकर ले गई। आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। उसे समझ आ गई थी, अगर अफसाने ना होती तब भी उसकी जिंदगी में दुनिया की जगह नहीं थी। अब अगला सीन। मम्मा, मम्मा, आदमी ने अपने कमरे से सारा को आवाजें दे रही थी। क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? सारा उसके कमरे में दाखिल हुई। मम्मा, मेरे बाल झुमकों में फंस गए हैं, मुझे निकल ही नहीं रहे, और आरेज भाई को देखें, हंसते जा रहे हैं। वो रूहान से आवाज में कहते ड्रेसिंग टेबल पर स्टैंड में लगे फोन की तरफ इशारा कर गई। सारा ने देखा तो वीडियो कॉल चल रही थी, और आरेज का मुस्कुराता हुआ चेहरा फोन की स्क्रीन पर रोशन था। आरेज, तंग मत करो बहन को, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे तंबीह की, और आर्मीना को स्टूल पर बिठाकर उसके बालों से झुमका आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। मम्मा, मैं तंग नहीं कर रहा था, ये खुद पिछले 15 मिनट से मुझे अपना बादबान जैसा लिबास लहरा लहरा कर दिखा रही है, और साथ में जिद कर रही है कि मैं इस बादबान की तारीफ करूं। उसके अपने दुखड़े थे। सारा बेगम को हंसी आई, जिसे वो खूबसूरती से छुपा गई। वो आर्मीने के घेरदार स्टाइलिश फ्रॉक को बादबान कह रहा था। आज वलीमा था, तो उसी हिसाब से आर्मीने को उन्होंने सफेद रंग की अंग रखा फ्रॉक पहनने को कहा था, जिस पर गोल्डन कलर का नफीसा स्टोन वर्क था। आर्मी ने उसे पहनने पर बहुत मुश्किल से मानी थी, और अब आरेज उसे चिढ़ा रहा था। दरख्शे भी ऐसे बादबान पहनती है, उसे अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप मुझे चिढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आखिर में मुंह बनाकर हूं किया क्या। उसका प्लेन कपड़ा होता है, और वो वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस होते हैं, ऐसे झिलमिलाते हुए बादबान नहीं। वो तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। आपको ना फैशन की सेंस ही नहीं है, आप अपना काम करें जाकर। उसने हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी। बादबान, मुंह टेढ़ा करके निकल उतारी। सारा बेगम ने पिंस की मदद से उसके बाल सेट किए। अब ठीक है, अब ये सेट हो गए हैं, मैं जाकर अपनी तैयारी कर लूं। कपड़े चेंज करने जा रही थी जब तुमने आवाज दी, और अब इन्हें छेड़ना मत।
उसे हिदायत देती वो कमरे से बाहर निकल गई। आर्मीने ने शीशे में अपना जायजा लिया। आंखों पर मेकअप वो सानिया से करवा आई थी, अब बस लिपस्टिक लगानी थी। डीप रेड कलर की लिपस्टिक उठाकर नफासत से लबों पर लगाई। परफेक्ट। उठकर घूम फिरकर अपना जायजा लिया। फोन उठाकर रायत को वीडियो कॉल मिलाई। मरहबा। रायत की भारी खूबसूरत आवाज फोन के स्पीकर में गूंजी, साथ ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा स्क्रीन पर रोशन हुआ। मरहबा रायत, मेरा ड्रेस देखो और सच 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 बताना कैसा लग रहा है। बगैर किसी और बात के वो सीधा सीधा अपने ड्रेस पर आई थी। फोन को स्टैंड पर रखा और घूम फिरकर अपना ड्रेस दिखाया। वो मुस्कुराते हुए पूरी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था और उसे देख रहा था। ड्रेस दिखाकर उस स्टूल पर आकर बैठ गई। अब उसका चेहरा कैमरे में वाज़ेह था। तुम मसरूफ तो नहीं थे? ख्याल आया तो पूछ लिया। नहीं, मैं तो फ्री था। हाथ उठाकर सेक्रेटरी को बोलने से मना किया। वो भी कोई फाइल लेकर आई थी। वो मुस्कुराकर वहीं रुक गई। वो आर्मीने की आवाज पहचानती थी। उसे पता था कि अब रायत तभी बात सुनेगा जब आर्मीने की कॉल बंद होगी। सेक्रेटरी ने वहां बैठी सेरीना को स्माइल पास की, लेकिन भी फौरन मुंह सीधा किया, क्योंकि सेरीना संजीदा नजरों से रायत को देख रही थी। वो लोग अभी एक अहम डिस्कशन कर रहे थे जब दरमियान में अरमान की कॉल आई थी। तुम्हें पता है, आरेज इस ड्रेस को बात बांध कह रहा था। होंठ गोल करके बोलते उसने आरेज की शिकायत लगाई। ऐसे करते वो बहुत क्यूट लगती थी, या पता नहीं रायत को लगती थी। आरेज का क्या है, उसे कौन सा फैशन सेंस है? और तुमने ये इतनी डार्क करके लिपस्टिक क्यों लगाई है? उसने भवें से कर गौर से उसके होंठों को देखा। उसे लिपस्टिक पसंद नहीं आई थी। अच्छी नहीं लग रही क्या? उसने गौर से सामने आईने में देखा। रिमूव करो इसे। निचला लब दांतों तले दबाए वो गौर से उसे देख रहा था। आर्मीनी ने टिश्यू से उठाकर रगड़ कर लिपस्टिक उतार दी। लिपस्टिक तो उतर गई, लेकिन सुर्ख रंग उसके होंठों पर छोड़ गई। अब कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? पिंक लगा लूं? वो अब उसे पूछ रही थी। रायत ने सामने बैठी सेरीना को देखा। वो संजीदा नजरों से उसे देख रही थी। उसने सर पर हाथ फेरते अरमान को देखा। वो उसके जवाब की मुंतजिर थी। नहीं, ऐसे ही ठीक है, बस लिप बाम लगा लो, नरमी से कहा। आर्मी ने लिप बाम लगाकर दोनों होठों को आपस में मिस किया, फिर रायत को देखा। अबरूज काकर पूछा, अब बताओ। परफेक्ट। वो निसार होती नजरों से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सरीना ने गौर से उसकी मुस्कुराहट देखी। उसकी स्माइल खूबसूरत थी, लेकिन वो ज्यादातर रस्मी अंदाज में मुस्कुराता था, या फिर अपनी फैमिली से बात करते हुए उसके चेहरे पर असल मुस्कुराहट आ रही थी। लेकिन ये जो बेसाख्ता सी जगमगाती हुई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर और आंखों में नजर आती थी, सरीना अच्छे से पहचानती थी। ये तब आती थी जब वो अरमान से बात कर रहा होता था। थोड़ी देर आर्मीने से बात करके उसने कॉल बंद की और सेक्रेटरी से बात करने लगा। उसके जाने के बाद वो सेरीना की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो कहाँ थे हम? लैपटॉप अपनी तरफ घुमाते उस पर खुली विंडो पर नजर दौड़ाई। हम एरिया देख रहे थे, तो मैं कह रहा था कि हम दुबई के इस इलाके को चूज करें जो ज्यादा कमर्शियल नहीं है। तो लैपटॉप पर खुली विंडो पर नजर दौड़ाते उसने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा था जहां से टूटा था। सेरीना भी सर झटककर सामने दीवार पर चलते उन स्लाइड्स की तरफ मुतवज्जे हो गई जो रायत के लैपटॉप से कनेक्टेड थी। अब अगला सीन। 1 घंटे बाद जब सेरीना रायत के ऑफिस से बाहर आई तो अपने डेस्क पर बैठी सेक्रेटरी उसे देखकर मुस्कुराई और अपने सामने खुले डेस्कटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गई। सेरीना चलती हुई उस तक आई। कैसी हो रुकैया, काम कैसा चल रहा है? रश्मि सा मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ सेरीना मैम, और काम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रुकैया गंदुमी रंगत पर आंखों पर नफीस फ्रेम वाला नजर का चश्मा लगाए जहीन आंखों वाली सादा सी लड़की थी। मुझे लगता है अंदर मैं तुमसे रूड हो गई। दरअसल हम बहुत अहम डिस्कशन कर रहे थे, जब कॉल की वजह से उसे अधूरा छोड़ना पड़ा, उसने माजरत खाना अंदाज में कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो महसूस भी नहीं किया। रायत सर ऐसे ही हैं, जब आर्मीने मैम की कॉल आती है तो सर कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, आर्मीने मैम की कॉल लाजमी सुनते हैं, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ आर्मीने को, वो आरेज की बहन है और रायत उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता है। लाडली बहन, यू नो। खैर, तुमसे बात करके खुशी हुई रुकैया, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। रस्में अक्लमात अदा करते हुए वहां से चली गई। रुकैया उसकी बातों को सोच रही थी। उसे आर्मीने लाडली जरूर लगी थी, लेकिन उसे रायत की बहन कभी नहीं लगी थी। खैर, उसे क्या, वो सर झटकते अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब अगला सीन। आर्मीने इस वक्त मैरिज हॉल में मौजूद थी। वो खाना लेने बूफे टेबल की तरफ आ रही थी जब किसी ने उसका नाम पुकारा। आर्मीने। आवाज की सिमत का तायुन करते हुए पलटी और सामने देखा। 3 पीस वाइट ड्रेस जिसकी शर्ट ब्लैक कलर में थी में मलबूस मुर्तजा अपने ग्रेसफुल शख्सियत के साथ वहां मौजूद था। जी, उसने सवालिया अंदाज में अब्रू अचकाया।
कैसी हो? पैंट की जेबों में हाथ डाले वो दोस्ताना अंदाज में उसे देख रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने भी हाल पूछने की फॉर्मेलिटी निभाई। ठीक, सर हिलाकर कहते उसे पुरसोच नजरों से देख रहा था। आपको कोई काम है मुझसे? वो सादगी से उसे देख रही थी। मैं एक्चुअली, वो तजब्जुब का शिकार था कि कहे या ना कहे। मैं उस दिन बहुत रूड हो गया था तुमसे। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं किसी और बात पर परेशान था और खैर मैं अपने रवैये को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो माजरत खाना नजरों से उसे देख रहा था। इट्स ओके मुर्तजा भाई, मैं तो भूल भी गई। सादगी से मुस्कुराकर कहते उसने हाथ में पकड़े फोन को देखा। दरचंदे की कॉल आ रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं फोन सुन लूं। वो माजरत करते हुए फोन कान से लगाती वहां से हट गई। मुर्तजा ने एक नजर उसे वहां से जाते हुए देखा, फिर सर झटकते हुए खुद भी मेहमानों की तरफ बढ़ गया। मरहबा। दरख्शंदे की फ्रेश सी आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी। मरहबा दरख्शे, कैसी हैं आप? वो कदरे कम रश वाली जगह पर कुर्सी घसीटते बैठ गई। मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ कि पाकिस्तान से वापस आने का इरादा है क्या? इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? शादी कब खत्म होनी है? वो मसरूफ अंदाज में कह रही थी, साथ साथ शायद कोई काम भी कर रही थी। हमारी 2 दिन बाद है फ्लाइट, हम आ रहे हैं वापस। शादी समझा खत्म हो जाएगी। उसने टेबल पर उंगलियां बजाते जवाब दिया। वापसी पर उधर इधर आने का कोई प्रोग्राम है या फिर न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट? है तो सही, मुझे आप लोगों की इतनी याद आ रही है। बर्थडे तक कौन इंतजार करे, इसलिए पहले दुबई आएंगे आपसे मिलने, फिर ही न्यूयॉर्क। उसने प्रोग्राम डन किया। ओके मीनू, मिलते हैं फिर 2 दिन बाद, अपना ख्याल रखना। वो कॉल काट गई। दरख्शे की फोन कॉल ऐसी ही होती थी, मुख्तसर और टू द पॉइंट। आदमी ने भी कुर्सी छोड़ती उठ खड़ी हुई। अब अगला सीन। तुम मुझे ये बताओ, मैं क्या तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ जिसका तुम्हें डर है कि वो नई जगह पर ज्यादा लोगों में जाकर खो जाएगी? वो बेजारी से कहते उसे घूर रही थी। वो आज मेहरदाद के साथ ऑफिस आई थी और घर से लेकर ऑफिस तक पूरा रास्ता उसे मुख्तलिफ हिदायत देता आया था। इस वक्त वो लिफ्ट में मौजूद थे जो उस फ्लोर की तरफ रवां थी जहां पर रजा पहलवी और मेहरदाद के अलावा कंपनी के सीनियर अहदेदारों के ऑफिस थे। मुझे पता है तुम छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन यहाँ का माहौल मुख्तलिफ है। तुम नहीं जानती यहाँ के लोगों को और इनकी पॉलिटिक्स को। तुम्हें तो 2 दिन ना टिकने दें, लेकिन तुम्हारे साथ नेकी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें रात ही नहीं आती। अपनी इतनी संजीदा बातों पर अफसाने का रिस्पॉन्स देखते हो तो जल ही गया था। क्या मतलब है 2 दिन ना टिकने दें? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई आम एम्प्लॉय तो नहीं हूँ। और तुम ऑफिस के बॉस। 1 मिनट, तुम भला किस सीट पर काम करते हो यहाँ? डोंट टेल मी कि तुम वाकई तनख्वाहदार मुलाजिम हो उधर। सुनहरी आंखें फैलाकर उसे देखा। और अगर ऐसा है तो कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? गुजारा हो जाता है ना? और ये जो तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहते हो, इसका खर्चा कंपनी बर्दाश्त करती है क्या? एक ही सांस में सवालात किए। मैं यहाँ पर कंपनी ऑनर की हैसियत से ही काम करता हूँ। तुम अपने कयास के घोड़े दौड़ाना बंद करो। सुलग कर उसे देखा। तो फिर मुझे हिदायतनामा देने का क्या मकसद है? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने ऑफिस पॉलिटिक्स या इंसानी नफ्सियात मत समझाओ। स्टॉलर सर पर दुरुस्त करते हुए मजे से कहा। ओके मिस न्यूयॉर्क, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था। यहाँ पर किसी को नहीं बताया मैंने कि तुम मेरी बीवी हो। तुम फिर उसी हिसाब से चीजों को देख लेना। वो लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। क्यों नहीं बताया? आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कदम रुक गए। मेहरदाद ने दाएं बाएं सर घुमाते हुए इतराफ का जायजा लिया, फिर सर पर हाथ फिरते गर्दन चिपची करके अफसाने को देखा। वो उसे ही देख रही थी। तुमसे रजा पहलवी ने कहा ना ये? उन्होंने मेरे यहाँ काम करने की ये शर्त रखी है ना? ऑफ कोर्स। वो मुझे अपने बहू के तौर पर क्यों तारीफ कराएंगे? वो पूरे वसूख से कह रही थी। तुम्हें यहाँ जॉब करनी थी ना, तो हो गया तुम्हारा मुतालबा पूरा। और तुम्हें यहाँ मुकम्मल प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में देखा। बाकी शर्तें शराइत तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अब चलो। संजीदगी से कहते उसके साथ चलने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। अफसाने कुछ पल वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर सर झटकते उसके पीछे कदम बढ़ाए। अब अगला सीन। आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे इस बात पर अफसोस है कि मेरी आपसे पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई। सेरीना मुस्कुराते हुए फातिमा से मुखातिब थी। वो आज रायत की तरफ से लंच की दावत पर उसके घर आई हुई थी। खाना लगने को अभी वक्त था तो वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। रायत और आरेज भी मौजूद थे। मैं खुद भी यही सोच रही थी, लेकिन इसका जवाब तो ये दोनों कम में ही दे सकते हैं। क्यों इतनी अच्छी लड़की से मुलाकात से महरूम रखा हमें? फातिमा ने रायत और आरेज को देखा। मम्मा, आप पहली बार मिल रही हैं, लेकिन आपसे गायबाना तो सारा तारुफ करवाया हुआ है इन मैडम का।
राहिद ने आंखें घुमाकर सेरीना को देखा और नफी में सिर हिलाया। ये शिकवा तो पता नहीं कब तक सुनने को मिलने वाला था। वो जवाबन शरारत से मुस्कुरा दी। हाँ जी, और फिर अब तो मिल लिया ना, तो क्या पुरानी बातें चिढ़नी। आरेज ने भी राहिद की बात को आगे बढ़ाया। सर घुमाकर इतराफ का जायजा लिया। ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। क्या पता उस अरबी शहजादी की झलक नजर आ जाए। लेकिन नजरें मायूस लौट आईं। वो सामने होती थी तो नजर नहीं उठती थी और उसकी गैर मौजूदगी में नजरें उसी को ढूंढती थी। मम्मा, दरख्शे कहाँ है, नजर नहीं आ रही। राहिद ने आरेज के दिल की बात को सवाल की सूरत ढाला। आरेज ने मशकूर नजरों से उसे देखा। वो एयरपोर्ट गई है, अभी आती होगी, फातिमा ने नरमी से जवाब दिया। एयरपोर्ट? क्यों? ऐसा कौन आ रहा है जिसे रिसीव करने खुद दरख्शंदे बिनते तलाल गई हुई हैं? तौसीफी अंदाज में अबरू चकाकर पूछा। तुम खुद देख लेना, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, नरमी से कहते हुए फातिमा ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। तुम्हें इतनी बार इनवाइट किया था लेकिन तुम्हारे खुद के पास वक्त नहीं होता था, और आज तुम्हें इज़हार अफसोस करना याद आ रहा है। राहिद ने नफी में सर हिलाया। और कैसे मासूम बनकर बैठी थी जब फातिमा आनिया में निकम्मा कह रही थी। आरेज ने भी नफी में सर हिलाया। तुम दोनों ड्रामे बंद करो। हाँ ठीक है, मैं मसरूफ होती थी, लेकिन तुम लोगों ने भी तो कभी इसरार नहीं किया ना। वो कौन सा काम थी? सारा इल्जाम उन दोनों पर डाला। इसरार कैसे किया जाता है? क्या तुम्हें? एक मिनट, हम भी तो तुम्हारे घर कभी नहीं आए, तुम्हारी फैमिली से आते जाते मुलाकातें हुई हैं। कभी वो तुम्हारे ऑफिस आए तो कभी तुम्हारी आर्ट गैलरी में घूमते हुए पाई गई, तो हमारी भी सरसरी हेलो आए हो जाती तुम्हारे घर वालों से। तो ऐसी हवाई मुलाकातें हुई हैं। तुमने कभी प्रॉपर अंदाज में घर आने की दावत दी है क्या हमें? आरेज ने भवें सुकेड़ी। या अल्लाह, आरेज कैसे मैनिपुलेट किया है तुमने बातों को। और वो जो डैड से तुम दोनों को मिलवाया था चाय की दावत पर, याद है? 3 घंटे तक चली थी वो चाय। सरीना ने भवें सुकेड़कर आरेज को देखा। वो चाय कैसे भूल सकते हैं, और इसका मकसद भी अगर याद हो तो तुम्हें तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमारा इंटरव्यू लिया था कि उनकी बेटी किन लोगों के साथ काम करने वाली है, और वो कैसे हमारे फैन हो गए थे, और तुम्हारी अकल से ज्यादा तो वो हम पर एतबार करते हैं। आरेज ने मुस्कुराते हुए शर्ट का कॉलर खड़ा किया। राहिद मुस्कुराते हुए उन दोनों की नोकझोंक देख रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं, मैं कहीं भी आऊं जाऊं उनको बस ये बता दूं कि राहिद या आरेज साथ हैं, वो फिर दूसरा एतराज नहीं करते। सरीना ने उसकी तायद की। आरेज से कोई जवाब देता उससे पहले मरहबा, दरख्शंदे सलाम करते और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मरहबा। आरेज भी साख्ता अपनी जगह से उठा। दरख्शंदे ने सर को खमते और रस्मी सा मुस्कुराई। अब वो सरीना और राहिद से मिल रही थी। मामा ने बताया कि आप लोग इधर हैं तो मैंने सोचा मैं भी इधर ही आ जाऊं। सरीना से मिलने का इश्तियाक भी बहुत था, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उनको वजाहत देते हुए सरीना से मुखातिब हुई। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा दरख्शंदे। सरीना ने अटक अटक कर उसका नाम लिया। बहुत यूनिक नेम है आपका, थोड़ा मुश्किल भी, उसने मुस्कुराकर कहा। आपने तो फिर भी सही से नाम लिया है, वरना मुझे आदत है, लोग मेरा नाम अक्सर बिगाड़ देते हैं। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराई। दरख्शे, किसको लेने गई थी एयरपोर्ट? राहिद से बस इतनी ही देर सबर हुआ था। मैं दरअसल, वो भी कह रही थी जब आर्मीने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दिखाई दी। आप खुद ही देख लें, उसने मुस्कुराते हुए आर्मीने की तरफ इशारा किया और कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। राहिद बेसाख्ता मुस्कुराते हुए सोफे से उठा। मुझे पता था। निचला लब दांतों तले दबाए वो जगमगाती आंखों से आर्मीने को देख रहा था। सरीना ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। आर्मीने को देखते हुए उसके चेहरे का एक एक नक्श रोशन हो उठा था। रे, वो जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लगी। अरमन। राहिद ने बहुत नरमी से उसे खुद से लगाया कुछ पल, फिर मुस्कुराते हुए खुद से अलग किया। एक हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा ऊपर किया। कैसी हो? नरमी से पूछते दाएं हाथ का अंगूठा उसके बाएं अब्रू पर फेरा। बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। सर उठाए उसे देखते हुए सादगी से मुस्कुरा रही थी। मैंने भी, प्यार से उसकी थोड़ी को चूहा। मैं भी हूं इधर। आरेज ने गला खनका कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आरेज भाई। आर्मी ने मुस्कुराते हुए आरेज के गले लगी। भाई की जान। आरेज ने उसे बाजू के हल्के में लिया, लब उसके बालों पर रखे, फिर उसका चेहरा सामने किया, दोनों गाल नरमी से खींचते माथे पर प्यार किया। सरीना, दरख्शे और राहिद मुस्कुराते हुए उन बहन भाई के प्यार के मुजाहिरे को देखे गए। अभी इतना प्यार आ रहा है, फोन पर कैसे मुझे चिढ़ा रहे थे, मेरे ड्रेस को बादमान बोला आपने। होंठों को गोल करके मुंह बसूरते हुए शिकवा किया गया। वो तो बस ऐसे ही तंग कर रहा था अपनी मीनू को।
वरना तुम्हारा ड्रेस वल्लाह बहुत शानदार था। आरेज ने मुस्कुराते हुए उंगली और अंगूठे की मदद से उसका निचला होंठ हल्के से दबाया, जैसे छोटे बच्चों को करते हैं जब उनकी हरकतों पर प्यार आए। रायत नजर फेर गया, गर्दन में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई। तुम दोनों बहन भाई शिकवे शिकायत निपटाओ, मैं सारा आनी से मिलकर आती हूँ। उसने ड्राइंग रूम से बाहर का रुख किया। उसे पता था कि सारा और फातिमा कहाँ मिलेंगी। वो बड़ा सा गोल कमरा जिसे उन्होंने फैमिली का नाम दिया था। आर्मी ने, इनसे मिलो, ये सरीना है, तुम जानती तो होगी इन्हें। आरेज ने तारुफ की रस्म निभाई। अस्सलाम वालेकुम। आर्मीने ने सलाम करने के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। आर्मी ने, सरीना आगे बढ़कर उसे गले लगी, फिर अलग होते हुए उसने कंधों पर हाथ टिकाए। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, और एक बार मुलाकात भी हुई थी, तब तुम छोटी सी थी। एंड आई मस्ट से, तुम पहले से ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हो गई हो। द यंग लेडी। आर्मी ने, उसने दिल खोलकर तारीफ की। आर्मीने के चेहरे पर सुर्खी झलकी, वो वाज़ेह तौर पर शर्माई थी। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, और आपको अक्सर तस्वीरों में भी देखा है आरेज भाई और राइद के साथ। आर्मीने को समझ नहीं आई और क्या कहे, वो खूबसूरत सी लड़की इतनी अपनायत से उसे मिली थी। आई होप कि तुम्हारे भाइयों ने कुछ अच्छा ही बताया होगा मेरे बारे में। सरीना ने आरेज को देखते शरारत से कहा। वो नफी में सर हिलाते मुस्कुरा दिया। जी जी, आरेज भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आर्मीने को समझ नहीं आई वो क्या कहे उसकी बात के जवाब में। मैं आती हूँ अभी, मुस्कुराते हुए कहते हुए तेज कदमों से बाहर निकल गई। वो चली गई, आप दोनों बैठ जाएं। दर्शंदे की आवाज पर आरेज और सेरीना ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। इतने दिन बाद मिले ना, तो थोड़ा सा। आरेज कान खिंचाते हुए सोफे पर बैठा। आई नो। आरेज को कहते हुए सेरीना की तरफ मुतवज्जे हुई। मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल था, आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, मुझे आपका अंदाजे फिक्र पसंद आया। उसने दिल से तारीफ की। अब सेरीना जवाब में उसे कुछ कह रही थी। आरेज ने पूरा ध्यान लगाना चाहा, लेकिन दिल हिम्मत हुमक कर उस अरबी शहजादी को देखना चाह रहा था, लेकिन वो कमरे की हर चीज को देख रहा था सिवाय दरख्शे के। उसके साथ ऐसा ही होता था, उसकी मौजूदगी में वो सारा वक्त यही कोशिश करता रहता कि उसके चेहरे पर नजर ना पड़े, वरना फिर उसकी निगाहें कहीं और देखने से इनकारी हो जाती थी। बेचारा आशिक। अब अगला सीन। वो डिनर के बाद इस वक्त फैमिली कॉमन में रूम में थे। कैरम बोर्ड खुला हुआ था और आरेज, राइद और आर्मीने खेल रहे थे। दरख्शंदे सोफे पर पैर समेटकर उनकी गेम देख रही थी। उनकी गेम पर साथ साथ तबसरा भी कर रही थी। फातिमा और सारा लॉन में वॉक करने गई थी, और ये तो वो चारों जानते थे कि वॉक तो बस एक बहाना है। असल में उन दोनों दोस्तों को आपस में बातें करना होती थी। दोपहर को लंच के बाद उन सब ने तो कहा था कि सेरीना डिनर तक रुक जाए, लेकिन वो माजरत करते फिर कभी आने का कहकर चली गई। उसे आरेज ड्रॉप कर आया था। राइट, तुम चीटिंग करते हो, तुम जानबूझकर ऐसी सेटिंग बनाते हो कि मीने पॉइंट स्कोर कर ले। आइंदा तुम्हारी बारी मीने से पहले नहीं रखनी। आरेज ने हमेशा वाला रोना रोया। खेलना तुम्हें खुद को नहीं आता या अजीजी, और इल्जाम मुझ पर। तुम अपना गेम बेहतर करो, शिकवे करना मर्दों का शेवा नहीं होता। राइट ने जुबान दांतों के कोने में दबाए उसे चिढ़ाया। हाँ जी आरेज भाई, आपको खेलना ही नहीं आता। अफसाने कहती थी कि आरेज आर्मीने से हारने के लिए पैदा हुआ है, बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। आर्मीने ने भी नाक चढ़ाकर उसे रोस्ट करना अपना फर्ज समझा। गुड शॉट माय हार्ट। राइद हाथ सीधा करके आर्मीने के सामने किया। उसने जोर से अपना हाथ उसके हाथ पर मारा, फिर दोनों दिल खोलकर हंसे, जिंदगी से भरपूर हंसी। अच्छा ये बात है, अब देखना जरा तुम। आरेज ने आस्तीन चढ़ाई। अफसाने तो शादी के बाद गायब ही हो गई, मेरी कब से बात ही नहीं हुई उससे। दरख्शंदे ने कहते हुए अपना फोन उठाकर अफसाने को वीडियो कॉल मिलाई। तुम उसे कॉल कर लो ना। राइद ने गर्दन घुमाकर दरख्शे को देखा। तुम तो पहले ही उसे कॉल मिला चुकी हो, माय स्मार्ट सिस्टर। मुस्कुराते हुए सर वापस कैरम बोर्ड की तरफ घुमाया। कॉल पिक कर ली गई थी। अफसाने का सुनहरी रोशन चेहरा फोन के स्क्रीन पर जगमगाया। मरहबा ईरान वालों। दरख्शे ने को खम देते सलाम किया। मरहबा। अफसाने की आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी। वो तीनों खेल छोड़कर दरख्शंदे को देखने लगे। वो जिगर जिगर करती आंखों से अफसाने का हाल अहवाल पूछ रही थी। या अल्लाह। आरेज ने फौरन सर वापस कैरम बोर्ड की तरफ घुमाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो मगरूर हसीना। अफसाने ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। कुछ भी हो जाए तुम ये नहीं भूल सकती ना। दरख्शे बेफाख्ता हंसी। कभी नहीं, ना ये और ना तुम्हारी जीजी हदीद वॉक। पलकें झपकते उसे नफी में सर हिलाया। आर्मी ने खिलखिला कर हंसी। उस बात की बैक स्टोरी वो जानती थी। अफसाने।
दरख्शंदे ने आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए तंबीह की और फोन जल्दी से कैरम बोर्ड के गिर्द बैठे आरेज लोगों की तरफ घुमाया। ये इस बात की कोशिश थी कि अफसाने को मजीद बोलने से रोका जाए। उनका आपस का हंसी मजाक था। अब आरेज और रायत के सामने खामख्वाह की एम्बेरसमेंट हो जाती। अफसाने, आरेज को देखें, ये मुझे और रायत को चीटर बुला रहे हैं। आर्मीनियन ने मौका मिलते ही आरेज की शिकायत लगाई। फोन भी अपने हाथ में पकड़ लिया। ये है ही चीटर, और ये इसका मीसना पार्टनर मजाल है, कभी खुद जीता हो या मुझे जीतने दिया हो। हमेशा इस छोटी चुड़ैल के साथ मिलकर चीटिंग करता है। आरेज ने फौरन आर्मीनिया के हाथ से फोन खींचा। अब ये तुम ज्यादा बोल रहे हो। अफसाने देखो इसे, ये मुझे मीसना कहता है। अगर इसकी खूबसूरत आंखें तुमसे ना मिलती होती तो बाखुदा मैंने इसे छोड़ना नहीं था। राइद ने फोन आरेज के हाथ से झपटा। अब वो सब बारी बारी अफसाने से बात कर रहे थे। फोन एक हाथ से दूसरे हाथ तक घूम रहा था। उनकी आवाजें कमरे से बाहर तक जा रही थी। हंसी कह के एक दूसरे को चिढ़ाते तंग करते। कॉमन रूम जैसे जगमगा उठा था। काश के वो सब एक साथ रहें। उस कमरे के दरो दीवार ने बेसाख्ता दुआ की थी। अब अगला सीन। वो रात के खाने के बाद वॉक करके अभी कमरे में आई थी जब उसका फोन बजा। दरख्शे की कॉल थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। मेहरदाद कमरे में आया तो अफसाने को जगमगाते चेहरे के साथ सोफे पर बैठे देखा। वो फोन चेहरे के सामने किए अपने घर वालों से बात कर रही थी। शायद उन सबकी जोरदार शोर मचाती आवाजें अफसाने के फोन से निकलकर पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो सर झटककर नाइट ड्रेस उठाकर चेंज करने चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो अफसाने अभी तक फोन पर बात कर रही थी। वो अपना फोन उठाकर टेरिस पर आ गया, लेकिन ध्यान के सारे धागे कमरे से आते अफसाने की चहकती हुई आवाज से जुड़े हुए थे। इतने दिनों में पहली बार वो उसकी ऐसी खनकती हुई आवाज सुन रहा था। कुछ देर बाद कॉल बंद हो गई थी, शायद क्योंकि फोन से गूंजता शोर बंद हो गया था। वो वापस कमरे में आया। अफसाने गुनगुनाते हुए म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ी थी। मुख्तलिफ बटन प्रेस करते उसने सॉन्ग प्ले किया। रफ्त दिल मन रफ्त, मगाज दस्त नगाहत मेशा दरफ्त, हस्त या नफरहस्त। वो वार्डरोब खोले कल सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। आज का दिन तो अच्छा गुजरा था। उसे ऑफिस पसंद आया था। वो साथ साथ गुनगुना रही थी। रफ्ते दिल मन रफ्त। मेहरदाद उसे देखता रहा। वो खुश थी और ये खुशी यकीनन थोड़ी देर पहले हुई कॉल की बदौलत थी। उसे बेसाख्ता वो दिन याद आया जब उसने उसे ऐसे ही गुनगुनाते हुए देखा था। उस दिन भी वो बहुत खुश थी और मेहरदाद कितनी ही देर उसे देखता रहा था, लेकिन उस दिन का इख्तिताम खुशगवार नहीं हुआ था। वो ही दिन था जब उन दोनों की जिंदगियां तब्दील हो गई थीं। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था और ये उसी की बदौलत था जो आज यहाँ पर थे। उसका तखय्युल माजी में सफर कर रहा था। वो कैफे के ओपन एरिया में बैठा अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। सुबह का वक्त था। कैफे पर इतना रश नहीं था। वक्त गुजारी के लिए फोन में मसरूफ गाये बगाए सर उठाकर इर्द गिर्द का जायजा ले लेता। दोस्त अभी नहीं आए थे। उसने उकताकर फोन मेज पर रखा, दोनों हाथ सर के पीछे बांधे और पैरों की कैंची बनाई। अब वो आरामदेह पोजीशन में था। सर घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। तब उसे सुनहरी चमकते बालों वाली एक लड़की पर अफसाने का गुमान गुजरा। वो सामने फूलों के आराइशी स्टैंड के पास खड़ी थी। उस स्टैंड पर खूबसूरत सेटिंग में रंग बिरंगे गमले रखे थे। गमलों में मौजूद फूल आंखों को ठंडा पहुंचाने के लिए जमालियाती ज़ौक की तस्कीन का बाइस बन रहे थे। वो लड़की शायद उन फूलों की तस्वीरें बना रही थी। गुमान को यकीन में बदलने के लिए वो कुर्सी छोड़कर उठा, मेज से फोन उठाया और उस फ्लावर स्टैंड के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हुआ। फोन का कैमरा ऑन किया और सामने मौजूद फूलों की तस्वीर ली। साथ ही उसने आंखों के कोने से उस लड़की को देखा। वो अफसाने ही थी। कानों में एयरफोन्स लगाए वो गुनगुनाते हुए फोटो लेने में मगन थी। वो उसकी गुनगुनाहट सुन सकता था। लविंग यू फॉर एवर कांट बी रॉन्ग इवन दो यू आर नॉट हियर आई वॉन्ट मूव ऑन। नीली जीन्स और खिलते गुलाबी कलर के स्वेटर में मलबूस वो उन फूलों का हिस्सा मालूम हो रही थी। वो फोटो लेना भूलकर जब तक उसे देखा गया। पता नहीं वो कौन सी कशिश थी तो जो उसे उस लड़की की तरफ खींचती थी। वो नहीं जानता था या शायद जानता था। उस लड़की की वजह से उसने बहुत से ऐसे काम किए थे जो आम हालात में वो कभी भी ना करता। उसने कैरल से झगड़ा मोड़ लिया था। वो सिर्फ उस लड़की की खातिर कैरल का पीछा करता रहा था। उसने उस लड़की की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उस फ्रांसीसी को कैलिफोर्निया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब वो कितनी देर उसे देख रहा था, बिला वजह इर्द गिर्द से बेनियास होकर। वो सर्दियों की सुनहरी धूप का अक्स उसकी आंखों में देख सकता था। सुबह के सूरज जैसी नरम गरम सी तमाजत लिए सुनहरी आंखें। उसे अपना वो सोच याद आई जो कुछ दिन पहले उसके जहन में आई थी, लेकिन उस ख्याल को हकीकत का रूप नहीं दिया जा सकता था। नामुमकिन। उसने सर झटककर ध्यान फूलों पर लगाया। उस लड़की को ज्यादा देर तक तकना उसके लिए मोहलिक था, लेकिन इस सब के बावजूद वो ये भी जानता था कि उस लड़की के लिए वो खुद को भी खतरे में डाल सकता था। फिर अपनी वजह से कैसे उसे मुश्किल में डालता।
Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I am scared that you won't be waiting on the other side. अफसाने गुनगुनाते हुए फोन घुमाकर दाएं हाथ पर रखे गमलों की फोटो लेना चाह रही थी और तभी उसकी नजर सामने मौजूद मेहरदाद पर पड़ी। उन दोनों के दरमियान वो खूबसूरत सा स्टैंड हाइल था। स्टैंड पर रखे रंग बिरंगे पेंट से मुजयन गमलों के बीच गैप था, तो वो मेहरदाद का चेहरा वाज़े तौर पर देख सकती थी। वो अपने फोन पर उन फूलों की तस्वीर लेने में मगन था। वो उसे देखे गई। फ्लावर स्टैंड पर लिपटी बेल के सब्ज पत्ते उसके सर को छू रहे थे। माथे पर बिखरे बाल, कमान सूरत, तनी भवे सब आंखों और पहरेदार थी। क्या ईरान में सब ऐसे होते हैं खूबसूरत? उसी लम्हे मेहरदाद की सब आंखें अफसाने की जानिब उठी। अबरू अचकाकर उसे पूछा कि घूर क्यों रही हो? अफसाने हड़बड़ाकर फोन नीचे कर गई। वो कैसे रिडाई से उसे ताड़ रही थी, क्या सोचता होगा वो? कानों में गाने के बोल अभी तक बज रहे थे। एंड देयर इज नो रेमेडी फॉर मेमोरी, योर फेस इज लाइक अ मेलोडी, इट वॉन्ट लीव माई हेड। उसने खींचकर एयरफोन निकाले, म्यूजिक बंद हो गया। मेहरदाद ने दिलचस्पी से उसके सुर्ख पड़ते गाल देखे। उसे हंसी आई, लेकिन अब दांतों तले दबाए उसने मुंह के जाविये सीधे ही रखे। सलाम, गर्दन को हल्का सा खम देकर उस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, उसने खफ्फत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ? उसने सवाल अधूरा छोड़ा। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, वेस्क्विजर रॉक्स जाने का प्रोग्राम था। और तुम? उसे सवालिया नजरों से मेहरदाद को देखा। मैं भी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, हमने भी वेस्क्विज ही जाना है, हाइकिंग का प्लान है। काफी देर से दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आए वो। उसने फोन पर टाइम देखा। वो इस बात पर सर हिलाते रस्मी सा मुस्कुराई। तुम अपने दोस्त के साथ अकेली जा रही हो? अभी 7 बज रहे हैं और 6 घंटे का सफर है तकरीबन, और वहां पर अगर हाइकिंग करें तो 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए। फिर तस्वीरें वगैरह लेना, खाना पीना, इस सब का हिसाब लगाएं तो वापस आते आधी रात हो जाएगी। तो क्या तुम लोग वहीं स्टे करोगे या वापस आ जाओगे? माथे पर बल डाले सारा हिसाब किताब करके अब वो उसे पूछ रहा था। नहीं, अकेले नहीं, हम 5 पॉइंट्स जा रही हैं और वापसी आज ही होगी, वहां रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं। उसके सवालों के जवाब देते हुए बगौर उसके माथे पर पड़े बल को देख रही थी। एक तो उसकी समझ नहीं आती थी, आराम से बात करते करते कब बदमिजाज बन जाए कुछ पता नहीं चलता था। हम भी वही जा रहे हैं, तो इकट्ठे चलते हैं। हलीमा और कुछ और दोस्त भी हैं साथ। यू से? वो मुंतज़िर नजरों से उसे देख रहा था। अफसाने कुछ देर सोचती रही, फिर इस बात में सर हिलाया। ओके। अब अगर वो एक ही जगह जा रहे थे तो साथ जाने में कोई मुजाहिका नहीं था। वैसे भी जाना तो अपनी अपनी गाड़ियों में था। ऐसे में दूसरी हिट भी हो जाती और मेहरदाद के साथ होने की तसल्ली भी रहती। कुछ भी हो, केरल वाले वाकये के बाद से वो उस पर भरोसा करती थी। ऑन माई रिंग, उसकी बात पर अफसाने ने सर हिलाया। मेरी दोस्तें आ गई, मैं चलती हूँ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। लीजे को अपनी तरफ आते देखकर उसने जल्दी जल्दी विदाई कलमात किए। थैंक यू, एंजॉय द ट्रिप। सर को कम देते उसने भी रस्मी अल्फाज दोहराए। कहाँ रह गई थी तुम लोग, कब से इंतजार कर रही हूँ? उसने टिपटने वाले अंदाज में लीजे से बात की। साथ ही करीब एक कुर्सी पर रखा बैग पैक उठाकर कंधे पर पहना और कुर्सी के ऊपर से अपना कोट उठाकर बाजू पर डाला। कुछ नहीं, बस रास्ते में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन नजर आ रहा है कि इंतजार इतना भी बुरा नहीं गुजरा तुम्हारा। लीजे ने शरारत से आंखें पटपटाई। इशारा मेहरदाद की तरफ था। वो आते हुए अफसाने को मेहरदाद से बात करते देख चुकी थी। शट अप। और वो और उसके दोस्त भी वेस्ट कोस्ट ही जा रहे हैं, तो वो कह रहा था कि साथ चलते हैं और मैंने ओके कर दिया। अब तुम इस पर कोई एतराज नहीं करोगी? तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे ऐसे इतनी दूर अकेले जाने में डर लगता है। जल्दी जल्दी बोलते वो बाहर की तरफ बढ़ी। अब तुमने ओके कर दिया तो मुझे क्या एतराज, अच्छा है, मजा आएगा। लीजे ने आंखें घुमाते हुए कहा। आंखें घुमाना बंद करो और चलो अब। बाकी सब कहाँ हैं? यकीनन उनको गाड़ी में ही बिठाकर आई होगी तुम। वो उसे बाजू से पकड़कर खींचती बाहर की तरफ बढ़ी। तो और उनको सर पर बिठाऊं? मेरा जरा इरादा नहीं था उन मेकअप और सर्जरी की दुकानों को साथ लेकर जाने का, लेकिन तुम्हारी मुरव्वत, लाजमी दावत देनी थी उन्हें, और उन्हें भी देखो तैयार ही बैठी थी चलने को। जलकर कहते अफसाने से अपना बाजू छुड़ाया। तो तुम्हें किसने कहा था गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करो कि हम रोड ट्रिप और हाइकिंग करने जा रहे हैं? अब वो हमारी क्लास फेलोज हैं, उन्होंने सुन लिया और पूछ भी लिया, तो क्या कहती मैं? अब जाहिर उनको दावत देना है, अखलाकी फर्ज बनता था हमारा, और तुम ऐसे जल बुन रही हो जैसे तुम उन्हें कंधे पर उठाकर लेके जाओगी। वो गाड़ी तक पहुंचने वाली थी। कंधों पर ना सही, गाड़ी पर तो लेकर जाऊंगी ना। और अब तुम देखना, अब ये अखलाकी फर्ज गले पड़ेगा। तुम अपनी मुरव्वतदारी वाली आदत को सुधार लो जितना जल्दी हो सके।
तुम्हें पता है वो लोग सिर्फ वहां पर इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लेने जा रहे हैं, कमर टेढ़ी करके उल्टी सीधी पोज बनाकर फोटो शूट करेंगे पूरा। लीजी ने गाड़ी में मौजूद लड़कियों को देखते आवाज आहिस्ता की, तो तुम कौन से उनकी पर्सनल फोटोग्राफर हो? जो भी करें हमें क्या, फोटोशूट तो हमने भी करना होगा ना। अब तुम मुंह सीधा करो, वो इधर ही देख रही हैं। अफसाने ने होंठ फैलाकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लीजे को पश्च पर चुटकी काटी। वो उछल कर रह गई, फिर अफसाने को घूरते हुए गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। अब अगला सीन। अफसाने अपने दोस्त से बातें करती हुई कैफे से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। वो वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था जब वो चली गई। हलीमा की आवाज पर वो चौंका। तुम कब आई? उसे वाकई उसके आने का पता नहीं चला था। जब तुम उस लड़की को देखने में मसरूफ थे। उसके लहजे में तंज की आमेजिश महसूस करते हुए लब भींच गया। सब आ गए? उसने मेज पर रखा बैकपैक उठाकर पश्च पर फेंका। चलें? चलो। वो मुस्कुराए और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों को अफसाने लोगों का बताने के बाद उसने अफसाने के फोन पर रिंग दी। उनकी गाड़ियां आगे पीछे वहां से निकली थीं। वो जब वेस्क्विज रॉक्स नेचुरल एरिया पार्क पहुंचे तो भूरे रंग की नोकदार चट्टानें दूर से ही नजर आ रही थीं। वहां पर हाइकिंग करने के बाद मेहरदार ढलवान से उतरकर हमवार जमीन पर रुककर अपना हाइकिंग का सामान इकट्ठा करके पैक कर रहा था जब उसकी नजर अफसाने पर पड़ी। वो सामने वाली ढलवान पर खतरनाक अंदाज में दौड़ती हुई आ रही थी। मेहरदाद की नजरें उसके कदमों से लिपटी थीं। एक उल्टा कदम और वो उस स्लोप से लुढ़कती हुई नीचे आती। वो अपना सामान वहीं पर फेंककर अफसाने की तरफ बढ़ा। अफसाने ने भी उसे देख लिया था। मेहरदाद को उसकी लापरवाही पर गुस्सा आया। उसका दिल क्या तो रख कर लगाया उस लड़की को। वो उसे सख्त सुनाने का इरादा रखता था, लेकिन तभी अफसाने अपना कैमरा मखसूस एंगल पर सेट किए ढलते सूरज की फोटोज लेने में मगन थी। सूरज की रोशनी वहां की जमीन पर मुनक्किस होती खुशनुमा मंजर दिखा रही थी। वहां की भूरी मट्टी सूरज की सुनहरी रोशनी से मिलकर अजीब तरह से चमक रही थी। लीजे उसकी फोटोग्राफी के शौक को कोसते कब की नीचे जा चुकी थी। वो बहुत मगन अंदाज में कैमरे पर झुकी हुई थी जब किसी ने उसका नाम पुकारा। अफसाने। उसने चौंक कर कैमरे से सर उठाया। वहां पर एक अनजान लड़का था, कंधों तक लंबे बाल। वो कोई मकामी लगता था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो शायद नशे में था। अफसाने ने जल्दी से कैमरा सीधा करते गले में लटकाया और अपना सामान समेटने लगी। उसका उस अजनबी से बात करने का कोई इरादा नहीं था। हे, तुम अफसाने हो ना? मैंने तुम्हारे दोस्त को तुमसे ऐसे ही बुलाते हुए सुना। वो उसकी तरफ बढ़ा। अफसाने ने तेजी से वहां से जाना चाहा जब वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। भाग क्यों रही हो? मेरी बात तो सुनो। वो दोनों बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोकते कह रहा था। मैंने बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे। क्या तुम्हें पता है कैलिफोर्निया में सालाना कितने कत्ल होते हैं? अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें यह पता है कि पिछले साल कैलिफोर्निया में कितने कत्ल, कितने रेप और कितने अगवा हुए? वो बहुत आराम से उससे पूछ रहा था। अफसाने ने खौफजदा नजरें उठाकर उसे देखा। ये कैसे सवाल थे? क्या वो कोई प्रैंक कर रहा था या वाकई कोई साइको था? बहरहाल उसे हर सूरत इस लड़के से डर लग रहा था। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। उसने पूरी कोशिश की कि उसका डर उसकी आवाज से जाहिर ना हो। शाम का वक्त, दूर तक फैली चट्टानें और सामने वो हप्पी सुर्ख आंखों से उसे घूरता हुआ। उसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई थी। डार्लिंग, डरो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामा और यहीं पर अफसाने की बस हुई। उसने घुमाकर हाइकिंग स्टिक उसके घुटने पर मारी। वो बेसाख्ता कराहकर जमीन की तरफ झुका और उसी वक्त अफसाने ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार लात उसके कंधे पर रसीद की। वो पीछे की तरफ गिरा। अफसाने फौरन वहां से भागी। क्या पता उस हप्पी के साथ उसके साथी आसपास रॉक्स में छुपे हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मसामों से पसीना फूट निकला था। वो अल्लाह का नाम लेती भागते हुए वो ढलवानी चट्टान उतर रही थी। उसे लग रहा था वो हप्पी उसके पीछे आ रहा है। वो बिना पीछे देखे स्लोप पर भाग रही थी जब उसे मेहरदाद दिखाई दिया। वो भी उसे देख चुका था और अब उसकी तरफ आ रहा था। वो भागती हुई उसके सीने से लगी और दोनों बाजू उसके गिर्द बांध लिए। वो ऊपर ऊपर एक किलर है, वो मेरे पीछे आ रहा है। बेरबत सांसों के साथ उसने बात मुकम्मल की। मेहरदाद को उसकी बात प्रोसेस करने में वक्त लगा। वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो उसके तेज होते तनफ्फुस को महसूस कर सकता था। उसकी सांसें फूंकों की सूरत में उसके गर्दन से टकरा रही थीं। वो हकदक खड़ा और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। डूबते सूरज की नारंगी शाइन दोनों से टकरा रही थीं। अफसाने उसके लबों से उसका नाम टुकड़ों की सूरत अदा हुआ। अफसाने ने उसके गर्दन के गिर्द बंदे बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की। ये सूरत हाल मेहरदाद के लिए मुश्किल साबित हुई थी। उसने गहरा सांस लिया। अफसाने, क्या हुआ है? कोई नहीं है तुम्हारे पीछे, डरो मत। मुझे बताओ, क्या किसी ने तंग किया है तुम्हें?
पलकें झपककर सिचुएशन को समझते उसने नरमी से उसके गर्दन के पीछे हाथ रखते उसका सर ऊपर किया और एक हाथ उसके कंधों के गिर्द धमाल करके उसे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। वो ऊपर एक लड़का कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊं कैलिफोर्निया में कितने कत्ल होते हैं। उसने सर ऊपर करके डुबडुबाई आंखों से उसे देखा और सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। वो बहुत करीब से उसकी रंगत बदलती झिलमिलाती आंखों को देख रहा था। मेहरदाद की सब्ज आंखें सुनहरी होती जा रही थीं। कौन था वो? तुम आओ मेरे साथ। उसे जरा सा खुद से अलग करते मेहरदाद ने उसका हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिया। मैं उधर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। जहां से वो आई थी मेहरदाद को उसी तरफ जाते देखकर उसने कदम वहीं रोक लिए। मेहरदाद के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते उसे भी जाने से रोका। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, तुम चलो। वो मुड़कर उसे तसल्ली दे रहा था जब हलीमा उसे ढूंढती हुई वहां पर आई। दाद, कहाँ हो यार, कब से तुम्हें बुला रहे हैं। हलीमा उनके करीब आकर रुकी। मैं आता हूं, तुम अफसाने को लेकर चलो। मेहरदाद ने अफसाने का हाथ छोड़ते हुए उसे हलीमा के साथ भेजना चाहा। तुम नहीं चलोगे साथ? अफसाने पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। मेहरदाद उसे देखा गया। वो उस लड़की के सामने बेबस होता था, होना नहीं चाहता था लेकिन हो जाता था। मैं भी आ रहा हूं, चलो। उसने अपना सामान उठाया और उनके साथ वापसी की तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हें पता है दाद, मकामी कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप प्रैंक करता फिर रहा है इधर। खतरनाक हुलिये बनाए अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया का क्राइम रेट क्या है, यहाँ पर चोरी और कत्ल वगैरह की वारदात कितनी होती है वगैरह वगैरह। मुझे भी एक लड़का टकरा गया। मैंने फिर उसे कहा कि मेरा गैंग तो अब 6 डाके और 5 मर्डर कर चुका है, बाकी क्राइम रेट कितना है ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो खुद डर गया। हलीमा हंसते हुए मेहरदाद को बता रही थी। अफसाने ने चौंक कर हलीमा को देखा। कुछ इसी किस्म के सवाल उस हप्पी ने भी पूछे थे। तो क्या वो वाकई प्रैंक था? लेकिन उस लड़के की एक्टिंग, वो वाकई डर गई थी। मुझे मिलता तो आइंदा प्रैंक करने के काबिल नहीं रहता, मेहरदाद ने संजीदगी से कहा। उसे समझ आ गई थी कि अफसाने क्या बात कर रही थी। मुझे पता है। हलीमा को भी साख्ता हंसी आई, वो उसकी बात से महसूस हुई थी। वो लोग अपने दोस्तों के ग्रुप तक पहुंच चुके थे। उन्होंने तय किया कि मेहरदाद और अफसाने का ग्रुप खाना इकट्ठे ही खाएंगे। जगह तय करके वो अपनी अपनी गाड़ियों में सवार वहां से होटल जाने के लिए निकल पड़े। वो होटल के डाइनिंग एरिया में बैठे खाना लगने का इंतजार कर रहे थे। अफसाने का फोन गाड़ी में रह गया। अगर घर से किसी का फोन आया और वो अटेंड ना कर सकी तो वो परेशान होंगे। यही सोचकर उन सबसे माजरत करती फोन लेने चली गई। अफसाने को गए 5 मिनट हो चुके थे जब एशले ने सर पर हाथ मारा। वो भी अपना फोन गाड़ी में ही भूल आई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड राफेल से कहा कि वो जाकर उसका फोन ले आए। राफेल ने साफ कह दिया वो बहुत थक चुका है, तो अभी फोन को भूल कर खाने पर ध्यान दिया जाए। एशले की मासूम शक्ल पर तरस खाते मेहरदाद ने कहा कि वो ले आता है फोन। होटल से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आते अफसाने के बारे में ही सोच रहा था। वो एशले का फोन भी लेने इसीलिए आया था कि अफसाने को काफी देर हो गई थी, वो वापस नहीं आई थी। वो उसे ही देखने आया था, फोन का तो बहाना था। मेहरदाद लोगों की गाड़ी के साथ ही अफसाने की गाड़ी पार्क थी। उसे अफसाने के बालों की झलक दिखाई थी, लेकिन वो वहां अकेली नहीं थी, हलीमा भी उसके साथ थी। अफसाने की मेहरदाद की तरफ पश्च थी। वो मेहरदाद को आते हुए नहीं देख सकी। वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन अफसाने की आवाज सुनकर उसके कदम थम गए। तुम भी क्या बात कर रही हो? एक जरा सी अच्छी शक्ल ही है उसकी, बाकी है ही क्या उसके पास? वो बहुत तनफ्फुर से उससे बात कर रही थी, लेकिन किसके बारे में? मेहरदाद ने भवें सुकेड़ी। मुझे क्या पता वो कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है उसका, और सबसे बढ़कर क्या किरदार है उसका। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो वो कोई जंगली लगता है जिसका काम लड़कियों के जज्बात से खेलना है। इस पूरी दुनिया के आवारा इंसान के साथ तुम मेरा नाम जोड़ रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन मेरा नाम इतना गया गुजरा नहीं है कि उसके साथ जोड़ा जाए। और उसने अपनी औकात देखी है। अगर वो ऐसा कुछ सोचता भी है मेरे बारे में तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। घटिया इंसान। मुझे क्या, पूरी दुनिया में वही मिलेगा शादी के लिए। तुम रखो अपना 3rd क्लास कैरेक्टरलेस एमडे अपने पास। मेहरदाद को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। एमडी तो हलीमा मेहरदाद को बुलाती थी, तो क्या वो दोनों उसके बारे में बात कर रही थी? अफसाने ये सब उसे कह रही थी, इतना हिद तक अमेज अंदाज। उसके कान गुस्से से सुर्ख हुए, कनपटी की रगें उभर आईं। सब आंखों में तपिश थी जो अफसाने को झुलसाने वाली थी। अब अगला सीन। अफसाने गाड़ी से अपना फोन लेने आई थी जब उसने हलीमा को देखा। वो अपनी गाड़ी लॉक करके पलट रही थी। अफसाने को देखकर मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अफसाने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। खाना लगने वाला है, तुम इधर क्यों घूम रही हो? अफसाने हल्के फुल्के अंदाज में पूछते अपने गाड़ी के फ्रंट डोर तक पहुंची। मैं अपना बैग रखने आई थी, सोचा क्या बैग को संभालती रहूं हर जगह, और ये भी लेना था। उसने हाथ में मौजूद पेपर हवा में लहराए। ओह हाँ,
आर्ट फेयर के लिए तुम स्क्रिप्ट लिख रही हो ना, ये वही है ना? अफसाने ने उन पेपर्स को पहचाना। कुछ दिन पहले अफसाने अपने एक दोस्त के कहने पर उसके साथ आर्ट डिपार्टमेंट गई थी। वहां उसकी मुलाकात हलीमा से हुई थी। तब हलीमा और उसके आर्ट डिपार्टमेंट के दोस्त उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। अफसाने ने नोटिस किया कि हलीमा का एक वसी हल्का अहबाब था। वो हर बार नए दोस्तों के साथ नजर आती थी, लेकिन मेहर दाद के लिए उसकी स्पेशल अटेंशन भी कोई मख्फी बात नहीं थी। वो जो हर दिल अजीज थी, जिसके नखरे सब उठाते थे, वो सिर्फ मेहर दाद का एटीट्यूड बर्दाश्त करती थी। खैर जो भी था, एक्टिंग और आर्ट से दिलचस्पी तो अफसाने को भी थी, और वो स्कूल कॉलेज लेवल तक उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेती रही थी। तो उसने काफी दिलचस्पी से हलीमा की बात सुनी थी जब उसने बताया था कि उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को मिलाकर एक स्क्रिप्ट लिखा है। वो बहुत पुरजोश थी उस स्क्रिप्ट को लेकर। वो लोग उस वक्त भी कुछ लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे जब वो वहां पहुंची। वो लाइंस अफसाने ने भी पढ़ी थी। उन लाइंस में एक लड़की प्ले के हीरो को का प्रपोजल रिजेक्ट कर रही होती थी, जिसके बारे में मालूम होने पर हीरो दिल बर्दाश्ता होकर एक गाना लिखता है जिसमें वो अपने संगदिल महबूबा को बताता है कि कैसे उसने बेरहमी से उसका दिल तोड़ा। अफसाने को वो कहानी पसंद आई थी। उसमें मशरकी जज्बात को मगरबी तर्ज में डाला गया था। उसने हलीमा को कहा था कि वो कहानी लोगों को पसंद आएगी क्योंकि उसमें ऑडियंस के दिली जज्बात इन्वॉल्व होंगे। उसने उस प्ले के लीडिंग परफॉर्मर को एक्टिंग के लिहाज से थोड़ा सा गाइड भी किया था। तो हलीमा ने अफसाने को कहा कि वो खुद डेमो के तौर पर उन डायलॉग्स पर एक्टिंग करके दिखाए। उस वक्त अफसाने को जल्दी थी तो वो रस्मी तौर पर दोबारा आने का वादा करके चली गई थी। उस दिन के बाद दो बार उसकी हलीमा से मुलाकात हुई और उसने दोनों बार अफसाने को उस वादे का याद दिलाया। उसने तो उसे प्ले में काम करने की ऑफर भी की थी, लेकिन अफसाने मुस्कुराकर टाल गई। आज फिर वही स्क्रिप्ट हलीमा के हाथ में देखकर उसे याद आया। उसने तो वो डायलॉग्स डेमो के तौर पर परफॉर्म करने का वादा किया था। हाँ जी, ये वही स्क्रिप्ट है जिस पर तुमने मुझसे कोई वादा किया था, हलीमा ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में उसे याद दिलाया। सो सॉरी हलीमा, मेरे जहन से निकल गया। मुझे उस वक्त वादा नहीं करना चाहिए था। अफसाने सच में परेशान हुई। कोई बात नहीं, मैं अभी ये इसीलिए लेने आई थी ताकि तुम इन लाइंस पर डेमो दे सको, क्योंकि जब से तुमने कहा ना इन लाइंस को बोलने के लिए जो टोन होनी चाहिए वो इस परफॉर्मर से नहीं बन रही, तो मैं तब से ही मुख्तलिफ लड़कियों को इस प्ले के लिए कंसीडर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं किसी से मुतमिन नहीं हो पा रही। अगर तुम एक बार मुझे परफॉर्म करके बता दो तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की पिच ऑफ वॉइस और अंदाज चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अभी परफॉर्म करके दिखा दो? अब हम अंदर जाएंगे तो खाना लग चुका होगा और उस सबके बाद सब वापसी का शोर मचा देंगे। मेरा काम फिर रह जाएगा। तुम अभी दे दो ना डेमो, प्लीज प्लीज प्लीज। जल्दी जल्दी बोलते उसने आखिर में मिन्नत करने वाला अंदाज अपनाया। दोनों हाथ आपस में मिलाकर आंखें मीची। अफसाने ने कुछ पल सोचा, फिर इस बात पर सर हिलाते वो स्क्रिप्ट थाम गई। उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। वो एक बार पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ चुकी थी, तो अभी दोबारा से उसे सिर्फ नजर घुमानी थी डायलॉग्स पर। उसने पलकें चपककर खुद को करेक्टर में आने के लिए रेडी किया। फिर जब उसने वो लाइंस बोली तो उसे खुद भी पता था कि उसका अंदाज बहुत संगदिल था। लाइंस खत्म हुई तो उसने हलीमा को देखा। वो बिल्कुल शॉक्ड अंदाज में उसकी एक्टिंग देख रही थी। तुम बहुत बेरहम हो अफसाने। वो जैसे पूरी तरह उसकी एक्टिंग से मुतासिर हो चुकी थी। रहम दिखाकर मैं खुद पर जुल्म नहीं कर सकती, उसने संजीदगी से कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जो भी था उसे बहुत मजा आया था उन लाइंस को दोहराकर। बेशक, हलीमा दिल खोलकर हंसी। वैसे अब मुझे आइडिया हो गया है कि कैसे एक्ट करवाना है। थैंक यू दोस्त। अफसाने ने सर को खम देते मुस्कुराई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर झुककर डैशबोर्ड से अपना फोन उठाया। फिर सीधी हुई, मुस्कुराकर हलीमा को चलने का इशारा किया। फिर वो दोनों बातें करते हुए अंदर होटल की जानिब बढ़ गईं। हलीमा अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ सुन रही थी। वो साकित खड़ा हुआ उसका तनफ्फुर में डूबा लहजा सुन रहा था, और जब हलीमा ने उसे कहा कि वो कितनी बेरहम थी तो उस पर उसकी हंसी। वो पलट गया। वो सीधा होटल के रेस्ट रूम एरिया की तरफ आया। बेसन पर झुककर मुंह पर पानी के छींटे मारते सर उठाकर शीशे में अपना अक्स देखा। सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने टिश्यू खींचकर मुंह पर थपथपाया और रेस्ट रूम का दरवाजा खोलता बाहर आ गया। डाइनिंग एरिया में पहुंचा तो सानिया को हंसते हुए अपनी दोस्त से बातें करते देखा। उस लड़की के चेहरे पर असली नरमी छाई थी, जैसे वो उसके मुंह से कभी कोई तल्ख लफ्ज ना निकला हो। वो लब भींचते कुर्सी घसीट कर बैठा। खाने के बाद वो लोग वापसी के लिए निकल गए। आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाते वो बैठ के वापस पहुंचे। हलीमा उसे अपार्टमेंट ड्रॉप करके चली गई थी। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो काफी देर लाउंज में पड़े सोफे पर लेटा रहा। फ्रेश होने की और चेंज करने की जहमत नहीं की। वो काफी देर छत पर नजरें जमाए कुछ सोचता रहा, फिर उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अब अगला सीन। वो दोनों वापस पहुंची तो तखन से बेहाल थी।
लीजे ने मेहरबानी करते हुए कॉफी बनाई। उन्होंने साथ बैठकर कॉफी पी। फिर लीजे शब बखैर कहती हुई सोने चली गई। अफसाने वहीं सोफे पर पैर समेटकर बैठी थी। इरादा था कि उठकर कमरे में जाए, लेकिन वो आज के दिन को सोच रही थी, मेहरदाद को सोच रही थी। वापसी के रास्ते पर उसे कुछ गुस्से में लगा था वो, लेकिन उसका मूड तो हर वक्त ही खराब रहता था। पर वो इतना बुरा भी नहीं था। उसका अपने साथ जाने की ऑफर करना और फिर पूरा दिन वहां पर उसके आसपास रहना। अफसाने को ढलती शाम में अपना उससे लिपटना याद आया। गाल तप उठे, दिल की एक धड़कन मिस हुई, साथ ही खफत भी महसूस हुई। वो क्या सोचता होगा, वो इतने डरपोक है। लेकिन फिर मेहरदाद ने कितने आराम से उसे उसके खौफ को समझते उसे आराम से रिलैक्स किया था। वो कुशन को बाजू में दबोचे मेहरदाद के बारे में सोचते हुए नीम गनूदगी में थी जब उसका फोन बजा। उसने चौंक कर आंखें खोली, हाथ मारकर फोन ढूंढा जो उसके घुटने के नीचे से बरामद हुआ। मेहरदाद की कॉल। आंखें झपक कर दोबारा देखा, मेहरदाद का नंबर ही था। उसने सिर झटकते कॉल ऑन करके फोन कान से लगाया। हेलो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, बात करनी है, बाहर आओ। 2 टोकनदाज। अफसाने हैरान हुई। उसने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा। रात के इस पहर से क्या बात करनी थी? कोई जरूरी बात है तो तुम इधर फोन पर ही कह दो, मैं सुन रही हूँ। उसने लब काटते लीजे के कमरे को देखा। कुछ चुभन थी तो वो उसके एक फोन कॉल पर ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। बादशाह, तो तुम नहीं आ रही, ठीक है, फिर मैं खुद ही ऊपर आ जाता हूँ। गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद वो वाकई ऊपर आ रहा था। वो आता, बेल बजाता, लीजे की नींद भी डिस्टर्ब होती और वो जो बातें सुनाती वो अलग। तुम रुको वहीं, मैं आ रही हूँ, उसने तेजी से कहा। मुबादा वो आ ही ना जाए। जल्दी से सोफे से उठी, स्वेटर खींचकर सीधा किया, दूसरे सोफे से कोट उठाकर पहना और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो नीचे आई तो वो गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाया उसका मुंतजिर था। उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते खुद भी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वो घूमकर पैसेंजर डोर तक आई और गाड़ी में बैठी। क्या बात करनी थी तुमने? दोनों हाथ आपस में रगड़कर हथेलियों को गरमाइश थी, लेकिन अगले ही पल वो जोर से चौंकी जब मेहरदाद ने कोई बात करने के बजाय गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड पर रोड पर भगाई। मेहरदाद, क्या हुआ है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो आवाज भागता होकर उसे पूछ रही थी। वो लब भींचे चुप करके गाड़ी ड्राइव करता रहा। मेहरदाद रजा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? वो अब चिल्ला रही थी, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेहरदाद, गाड़ी रोको, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मेहरदाद। जब उस पर कोई असर होते ना देखा तो अफसाने ने स्टीयरिंग व्हील पर झपटते खुद गाड़ी रोकने की कोशिश की। उसकी सरकत से गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ, गाड़ी थोड़ा सा डगमगाई। मेहरदाद ने एक हाथ से उसे पीछे धकेलते दूसरे हाथ से गाड़ी कंट्रोल की, फिर गाड़ी को ब्रेक लगाए। अफसाने ने फौरन दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन मेहरदाद ने जल्दी से उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए। डैशबोर्ड खोलकर अपना मफलर बाहर निकाला और अफसाने के दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर कस के पश्च पर बांध दिए और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। इस दौरान अफसाने पूरी मुजाहिमत करती रही। मेहरदाद पता नहीं किन रास्तों से गाड़ी भगाता उसे शहर से बाहर किसी सुनसान इलाके में ले आया था। वो पूरा रास्ता चीखती आई थी। टांगे मारने की कोशिश की तो मेहरदाद ने उसके पांव भी बांध दिए। उस सुनसान इलाके में बने फार्म हाउस पर गाड़ी रोकते हुए बाहर आया और अफसाने की साइड का दरवाजा खोला, झुककर उसे कंधे पर उठाया और फार्म हाउस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए उसे एक कमरे में ले आया, उसे पटक कर बेड पर फेंका। वो मुंह के बल बेड पर गिरी थी। मेहरदाद ने झुककर उसके पांव कैद से आजाद किए। वो तेजी से पलटी और मेहरदाद पर झपटी। वो उसके इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो उसके इस हमले के लिए तैयार था। दोनों हाथों से उसकी कलाइयां थामते उसका वार रोका। तुम जंगली इंसान क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? हलक के बल चिल्लाते वो खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। जंगली, एग्जैक्टली, यही कहा था ना तुमने, तो आज मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि जंगली असल में होता कौन है। चबा चबाकर कहते उसकी कलाइयों को झटकते वापस बेड पर फेंका। तुम पागल हो गए हो, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा? बेड से उठकर वो फिर से उसके मुकाबिल खड़ी हुई। मैं नहीं, लेकिन तुम जरूर पागल हो गई थी जब तुम मुझे जंगली करैक्टरलेस और लड़कियों के जज्बात से खेलने वाले जैसे अलकाबात से नवाज रही थी। अब भुगतो तो इस करैक्टरलेस इंसान को जो जंगल से उठकर आया है। संगीन लहजे में कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो उसके तेवर देखते चंद कदम पीछे हटी। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये सब बोलते हुए उसे फ्लैशबैक की सूरत में वो स्क्रिप्ट याद आया जो हलीमा ने उसे पढ़ने के लिए दिया था। मेहरदाद जो इल्जाम उस पर लगा रहा था वो सब तो स्क्रिप्ट में लिखा था। हाँ, और अब तुम कहोगे कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे माथे पर लिखा है ना कि मैं बेवकूफ हूँ। दरिश्तगी से कहते वो 2 कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। वो भी बोल रही थी जब मेहरदाद ने उसे बाजू से दबोच कर अपने सामने किया। मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। तुम अब अपने लिए दुआएं मांगना शुरू कर दो।
तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर ना बना दिया तो कहना। एक झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए दरवाजा लॉक करते कमरे से बाहर निकल गया। अफसाने वहीं दीवार के साथ बैठती चली गई। आंखों से आंसू बह निकले। मेहरदाद का जो अच्छे इंसान वाला इमेज था वो टूट चुका था। वो रूप था, बदमिजाज था, लेकिन उसे कभी उससे खौफ नहीं आया था। वो उसके गिर्द खुद को महफूज समझती थी, लेकिन आज उसे मेहरदाद से खौफ आ रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, सुर्ख हो रहे थे, कलाइयों पर भी निशान थे, जैसे रगों में खून जम गया हो। बाजू में अलग दर्द हो रहा था। मेहरदाद की गिरफ्त बहुत सख्त थी, बेरहम। वो पता नहीं क्या करने वाला था उसके साथ। अफसाने का फोन भी गाड़ी में कहीं गिर गया था। वो सर घुटनों में दिए बेआवाज रोती गई। अब अगला सीन। वो कमरे से बाहर आया तो जीन्स की जेब में मौजूद फोन बज रहा था। उसने फोन की स्क्रीन सामने की। अब वो बकर की कॉल थी। वो उसे बता रहा था कि ऊपर वाले कमरों में बिजली का मसला है, तो वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला ले, अगर कोई मामूली फॉल्ट है तो वो खुद देख ले। अब वो बकर से बात करके वो घर से बाहर निकल आया। बेमकसद टहलते वो आगे का लाया अमल सोच रहा था। गुस्से में उस लड़की को ले तो आया था, लेकिन अब वो इस सोच में था। दिल और दिमाग में अजीब जंग छिड़ी हुई थी। 1 घंटे बाद वो अंदर आया। अफसाने को जिस कमरे में रखा था उस कमरे का दरवाजा खोला। वो सामने ही दीवार के साथ टेक लगाए सर घुटनों में दिए बैठी थी। खटके की आवाज पर सर उठाया। आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मेहरदाद ने मुड़कर दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अफसाने ने खौफजदा नजरों से उसे कमरे का दरवाजा लॉक करते देखा। वो तेजी से अपनी जगह से उठी। मेहरदाद उसके करीब पहुंच चुका था। दूर रहो मुझसे, वरना। उंगली उठाकर उसे वार्न करने की कोशिश की। वरना, धीमी आवाज में कहते उसने अपनी जैकेट उतारकर अफसाने के मुंह पर फेंकी। जैकेट उसे टकराकर जमीन बोस हो गई। क्या करोगी तुम? हाँ, मुझ जैसे करैक्टरलेस जंगली को खुद से कैसे दूर करोगी? वो इस्तेज़ाइया लहजे में कहता उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके बढ़ते कदमों के साथ अफसाने की सांसें सीने में तंग पड़ी थी, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। मैं ये विंडो तोड़ सकती थी। चेयर उठाकर मैं इस विंडो पर मारती तो ये शीशा टूट जाता। उसकी आंखों में देखते विंडो की तरफ इशारा किया। फिर तुम इस विंडो को फलांग कर भाग जाती है ना? उसने कहकर लगाया। नहीं, मैं उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठाकर तुम्हारे दिल में घोंप देती। उसने कोशिश करके आवाज को कपकपाने से रोका। ओह, तुम तो बहुत खतरनाक हो। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे तुमसे डर लग रहा है। उसने वाज़ेह तौर पर एक्टिंग करके उसका मजाक उड़ाया। या फिर मैं खुद को मार देती, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देती। पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो उसका मजाक उड़ाने के बावजूद अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। क्योंकि तुमने सोचा कि तुम मुझे इमोशनल करके कहोगी कि मेहरदा तुम अच्छे इंसान हो, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे, तुम बुरे इंसान नहीं हो। वो उसकी नकल उतार रहा था। अफसाने एक पल को कनक रह गई। वो वाकई यही सोच रही थी कि वो इसे एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। पता नहीं क्यों उसे यकीन था वो उसकी बात सुनेगा, लेकिन अभी कहकर लगाकर उसका मजाक उड़ाते उसे कोई साइको लगा था। वो अब तक उसे गलत समझती रही थी। वो वाकई संगदिल था। तुम मुझसे दूर रहना मेहरदाद। उसके बढ़ते कदमों के साथ वो पीछे हटते दीवार के साथ जा लगी। अब तुम ये नाजुक से प्रिंसेस वाले डायलॉग्स बोलना बंद करो। तुम मुझे करेक्टरलेस समझती हो, लेकिन मेरा इतना करेक्टर है कि मैं तुम्हें मुंह लगाने से बेहतर जहर लगा लूं। वो हकारत से कहते पलट गया। बेड पर जाकर बैठते उसने अपने फोन पर टाइम देखा। वो जैसे किसी के इंतजार में था। तुम मुझे नहीं जानती, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो बेड पर नींदराज हुआ। वो हैरत से उसे देख रही थी। वो क्या कोई साइको था? आखिर वो चाहता क्या था? क्यों लेकर आया था उसे? वो वापस दीवार के साथ लगकर बैठ गई। पता नहीं कितना वक्त गुजरा था। खिड़की से बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था। इतने घंटों इतनी सर्दी में एक ही एंगल में बैठे बैठे अफसाने की कमर अकड़ चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन टांगें सुन थीं। वो कराह कर रह गई। इसी वक्त मेहरदाद उठा और तेजी से उसकी तरफ आया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसने उसका कोट उतारा, बाल बिखेरे, उसके जूते उतारकर दूर फेंके, हाथ से उसका चेहरा थपथपाकर सीधा किया। वो हवंकों की तरह उसे देखती रही। अब ठीक है। पीछे हटकर उसका सरता पैर जायजा लिया, फिर फोन पर कोई नंबर डायल करते बाहर निकल गया। वो वहीं पर बेहिस हरकत बैठी रही। पता नहीं अब क्या होने वाला था। थोड़ी देर बाद मेहरदाद कमरे में दाखिल हुआ। लॉक खुला ही छोड़ दिया। अफसाने के करीब आकर बैठा। तुम सोच रही होगी अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर रुक जाओ, पता चल जाएगा। उसके बालों को कान के पीछे डसते वो सैड लहजे में कह रहा था। वैसे तुमने इतना शोर नहीं बचाया जितनी मुझे उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारी ज़हनी अज़ियत तुमने मुझे दी है मैं उसे भूल जाऊंगी। कभी भी नहीं। तुमने मुझे अगवा किया, टॉर्चर किया, तुम हिसाब दोगे मेहरदाद। वो बेतासुर चेहरे से उसे देख रही थी। देखेंगे। वो मुस्कुराया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर अफसाने की आंखों में आंसू आए थे। डैड! बहते आंसू से उसने अपने बाप को पुकारा।
अरे वाह, हैदर जमान साहब आए हैं। वो चहकते हुए अपनी जगह से उठा। हैदर साहब ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ा। वो मुक्का खाकर भी डिटाई से मुस्कुराता रहा। उन्होंने दोबारा अपना हाथ बुलंद किया, जिसे मेहरदाद ने हवा में ही रोक दिया। मार धाड़ नहीं, हमें बात करने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें कमरे से चलने का इशारा किया। उसके बाद अफसाने को नहीं पता कि उनके आपस में क्या बात हुई। हैदर साहब उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आए थे और सबको कह दिया कि वो अफसाने की शादी कर रहे हैं। अफसाने ने रोते हुए उनसे वजह पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। इस तरह 2 दिन बाद मेहरदाद की बीवी की हैसियत से वो ईरान में उसके घर मौजूद थी। क्यों घूर रहे हो इतनी देर से? अफसाने ने उसका बाजू हिलाकर उसे होश में वापस लाना चाहा। वो कितनी देर से उसे आवाजें दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। हाँ, वो चौंक कर माजी से हाल में वापस आया। कुछ नहीं। वो बेड की तरफ बढ़ा। मैं सो रहा हूँ, लाइट बंद कर दो। लिहाफ सर तक ताने वो करवट बदल गया। अफसाने कुछ देर वहीं खड़े उसे देखती रही, फिर सर झटक कर लाइट ऑफ कर दी और खुद भी सोने के लिए लेट गई। मेहरदाद का क्या था? उस साइको की तो हरकतें उसकी समझ से बाहर थी।